मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है क्योंकि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ और अब मैं मतलब लोनली एंड डिप्रेस फील कर रहा हूँ। फिर बीच में मुझे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, मैं अच्छे कॉलेज से नहीं हूँ, मेंटल हेल्थ और ये वो। तो कुछ प्रैक्टिकल स्पेसिफिक आप टिप्स दे पाएँ? सोशल आइसोलेशन इज़ अ रियल थिंग, मेंटल स्ट्रेस, सब कुछ फटीग, ये सब रियलिटी है। आप एक बार जब उस प्रेशर में फ़ील करेंगे, उस प्रोसेस में जाएँगे, तो आपको ये सब चीज़ें फ़ील होंगी। एक्चुअल में वो आइसोलेशन हिट करता है। यूपीएससी आपको कभी नहीं बोल रहा है कि आपको 100% स्कोर करना है। आपका कट ऑफ जाता है और मोस्ट लाइकली लास्ट 4-5 ईयर से यही देखने को मिला है, 100 से भी कम जा रहा है। तो मतलब 50% मार्क्स से भी कम आप लाके क्वालिफाई कर सकते हो। एकदम वाइल्ड गैस लेना तो मतलब कम्प्लीटली इडियोटिक मूव यूपीएससी में। हिस्ट्री के केस के अंदर एक देखते हैं तो आर्ट एंड कल्चर है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, वर्ल्ड है और फ्रीडम स्ट्रगल है। तो उसके अंदर मतलब अप्रोच कैसा होना चाहिए? एटलीस्ट जितना कीवर्ड्स मेंशन है सिलेबस में, उस पर तो हमारे पास 1 पेजर नोट्स होने चाहिए। काफ़ी लोगों को ये फोमो हो जाता है कि हम रिजल्ट तक का वेट कर रहे हैं, अभी हम इतने सर्टेन नहीं है कि अभी हमारा हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर वो अपने आप को सेल्फ क्वेश्चन करने लगते हैं कि हमारा जो कंपटीशन है कि वो तो क्या पता फुल लेंथ टेस्ट लिखने लगा होगा अब तक, और उसके पास इतनी श्योरिटी है कि उसका कट ऑफ बहुत इजीली क्रॉस हो रहा है। मोटिवेशन इज समथिंग दैट इज़ इनएविटेबली गोइंग टू डिप। आपको यहाँ पर फोकस डिसिप्लिन पे ज़रूर करना पड़ेगा, डेली वो आवर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि आप मेंस को इतनी आसानी से सॉल्व नहीं मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई आपने मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइट है। जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है। पिछले वर्षों के मुकाबले थोड़ा विपरीत पेपर, थोड़ा जटिल पेपर था। तो हम 2025 एग्ज़ाम के ऑल इंडिया रैंक 1 डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री जी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम में कि इस हिसाब से रणनीति में क्या बदलाव होना चाहिए। हालांकि मैं ये भी कह दूं कि 2023 में जब ऐसा ही जटिल पेपर था तब भी सर ने प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो कोई ये ना समझे या कि आप कैसे बोल सकते हैं। इनका पूरा हक और पूरी एक्सपर्टीज़ बनती है क्योंकि उन्होंने अलग अलग समय पर ये युद्ध लड़े हैं। सर, आप हमेशा स्पष्ट वक्ता रहे हैं और तो सीधा पॉइंट में ही जाते। मैं एक एक विषय का नाम और प्रस्तावना करूँगा, आप अपने विचार रखिएगा। सबसे पहले ज्योग्राफी। सर, इस बार मैप के प्रश्न आए पण वो 3-4 फैक्ट्स एक में ही पूछ रहे थे। फिजिकल ज्योग्राफी पूछा पण थोड़ा हाई लेवल का मालूम हुआ। एनवायरनमेंट पिछले वर्षों के मुकाबले थोड़े कम प्रश्न दिखे, 1-2 पशु पक्षी और ऑर्किड वगैरह के। सो हाउ टू अपडेट आवर प्रिपरेशन? सर वही मतलब जैसा कि सर से डिस्कशन भी हो रहा था कि यूपीएससी मतलब साइकिल्स में ऐसे चलता है। इस बार मतलब हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया गया, कंपैरेटिवली या फिर रिलेटिवली बोलें तो ज्योग्राफी को इतना वेटेज नहीं मिला है। तो बट इस चीज़ को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि हमारी कुछ नॉलेज वेस्ट चली गई, या फिर कुछ लोग पहले से ही इस माइंडसेट से आते हैं कि हमारा ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ये सब्जेक्ट वीक है, या तो इसको हम कम्प्लीटली इग्नोर कर दें। काफ़ी लोग ये बोलते हुए मैं सुनता था कि आर्ट एंड कल्चर पूरी तरह से इग्नोर कर दें। ये स्ट्रेटजी कभी भी वर्क नहीं करती, क्योंकि यू नेवर नो द माइंड ऑफ द पेपर सेटर ऑफ यूपीएससी एग्ज़ाम। आपको कभी भी कोई भी सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में है उनको प्रिपेयर कर कर जाना है। दैट इज़ कम्प्लीटली द डिस्क्रिशन ऑफ द कंडक्टिंग एग्जाम एजेंसी कि वो किसी भी टॉपिक को कितना डेप्थ में वो पूछना चाहें, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अपार्ट फ्रॉम इट जो क्वेश्चंस पैटर्न चेंज हो रहा है उसको हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है। ट्रेंड्स क्या बदल रहे हैं, किस तरह से अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं स्टेटमेंट वाइज, तो उसमें हमें किस तरह से एनालिटिकल रीजनिंग लगानी पड़ेगी। थोड़ा सा हमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन की तरह भी उसी क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। तो वो हम पेपर ट्रेंड को एनालाइज करके उसमें समझें। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ज्योग्राफी इस बार कम पूछा है तो अब अगली बार हम कम पढ़ कर जाएंगे, हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ कर जाएंगे। यू नेवर नो, अगली साल ज्योग्राफी ज़्यादा। सर फिर आते हैं पॉलिटी गवर्नेंस पर। यूजुअली ये एक फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता था कि लक्ष्मीकांत आग बुझा देगा, पर इस बार पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए, पर उसमें एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर लीगल टर्मिनोलॉजी लाइक ज़ीरो एफआईआर क्या होता है, पार्लियामेंट की सवाल है पर वो कमेटी का इतना फैक्ट्स पूछ लिया, संविधान में आर्टिकल 30 आदि का इंटरप्रिटेशन ऑलमोस्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जैसा हो गया। तो बदलाव में अब व्यक्ति क्या करे? तो मतलब मैं भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब सुन रहा था, मेरे कुछ बैट्समेट्स दोस्त दे भी रहे थे एग्ज़ाम, तो काफ़ी लोगों के बीच में ऐसी होपलेसनेस वाली बात भी आई कि अब हम किस तरह से पढ़ाई करें, मतलब हम क्यों ही इस एग्ज़ाम को दें, जो भी हम पूरी तरह से तैयारी कर कर भी अगर हमारा नहीं हो रहा है तो फिर हम किस पे अपनी होप मतलब रखें कि अगर अगली बार हमारा किस तरह से हो पाएगा। तो यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि लक्ष्मीकांत कैन नेवर गारंटी आपका सक्सेस, चाहे वो मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो। इट इज़ द सब्जेक्ट जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, और यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी न्यूज़पेपर और जो अलाइड पार्ट है
उसमें भी, क्योंकि जो चेयरमैन सर का भी ट्वीट आया है उसमें सर ने क्लियरली मेंशन करा है कि वी डू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट्स, पीआईबी। और मैं थोड़ा सा मतलब इस चीज़ के लिए और ज़्यादा लकी अपने आप को महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरे भी ये सोर्सेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते थे। मैं भी पीआईबी और गवर्नमेंट वेबसाइट्स को एक्टिवली जाके उसमें सर्च करता था, उसमें से मतलब इनफैक्ट टू द एक्सटेंट मैं तो कभी कभार एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ता था। एनुअल रिपोर्ट्स में भी स्टार्टिंग में एग्जीक्यूटिव समरी वगैरह होती हैं, तो उसमें से यू गेट गुड कंटेंट आउट ऑफ इट। तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस चीज़ को पढ़ लें। और ऐसा नहीं कि अब आप, इन्फॉर्मेशन तो इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ भी पढ़ सकें, बट आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए जब जो बेसिक चीज़ें हैं, जो न्यूज़पेपर्स, अब ज़ीरो एफआईआर वगैरह, ये जब बीएनएस और ये एक्ट्स चेंज हुए थे तब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो इस वजह से अगर हम उसको एनालाइज करके उससे थोड़ा सा अगर हम अंडरस्टैंडिंग ये रखें, सिर्फ ये ना मानते हुए कि हमने अगर लक्ष्मीकांत पढ़ ली तो हमारा प्रीलिम्स गारंटीड सॉल्व हो ही जाएगा, तो यहाँ पे हमें अडेप्ट करना पड़ेगा उस एग्ज़ाम को। जी सर, मुझे याद आता है पिछली बार आपने कहा था कि आप सुकून से अखबार पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको नज़र में होंगी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बेहतर होता है। हिस्ट्री के लिए मतलब इस बार जैसे वेटेज बहुत फ्लक्चुएट हो गया, मतलब पहले कम आते थे फिर ज़्यादा आते थे और बहुत ही आड़े टेढ़े सवाल आए। तो एक तो कैंडिडेट्स की दुविधा ये रहती है कि स्टैंडर्ड सोर्सेस, क्योंकि मैं तो पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा, पर एक एस्पायरेंट है जो अभी तैयारी कर रहा है, तो उसको क्या सोर्सेज को और डाइवर्सिफाई करना चाहिए, पहला। दूसरा बहुत एनालिटिकल हो गया है, तो तैयारी कैसे प्रीलिम्स मेंस दोनों की साथ में करनी चाहिए। और तीसरा इसमें से ये आता है कि बहुत कैंडिडेट्स होते हैं जो ये कहते हैं कि मेरी स्ट्राइक रेट हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें 100% होनी चाहिए, मतलब 20 सवाल आए तो 20 में से 18-19। आपका क्या ऐसे पेपर के लिए क्या अप्रोच रहेगा, मतलब क्या सबके सब अटेम्प्ट करना चाहिए क्या? सर मतलब स्ट्राइक रेट तो मतलब हिस्ट्री में 100% तो मुझे इम्पॉसिबल लगता है। और मतलब वो इतना ज़्यादा, अगर हिस्ट्री में कोई 100% लेकर आ रहा है तो पता नहीं बहुत ज़्यादा उसने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है, और उसका रिस्क बेनिफिट रेशियो या कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अगर कंपेयर करें एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमिक्स या पॉलिटी, वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। क्योंकि हमें इतना ज़्यादा पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। बट अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच ये रखें कि नॉट जस्ट द सोर्सेज हम सर डाइवर्सिफाई करके भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एंडलेस चीज़ें हैं। अगर हम डायनेस्टीज़ के भी नाम याद करने लगेंगे ना, सिर्फ लीनिएजेस के भी नाम, तो उसको भी कोई एंडलेस है सर वो, और इतने हार्ड नाम नहीं याद कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हिस्ट्री को जितना ज़्यादा उसकी थीम कॉन्क्रिटाइज्ड अपने दिमाग में हो जाए, बार बार वो चीज़ पढ़ के, तो वहाँ से हम डिडक्ट कर कर उस आंसर पर कहीं ना कहीं पहुँच सकते हैं। अब जैसे मुझे एक क्वेश्चन सर याद आ रहा है, एक सर टर्म दी हुई थी, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेंबरिंग द टर्म सर, एक कोई लेस से करके उसमें कोई एक था एंड टर्म, तो अब उसमें हम लॉजिकली उसको ये देख सकते हैं कि लेस से डांस से सर कुछ, हाँ, तो उससे अगर हम ऐसे इस तरह से लॉजिकल रीजनिंग आंसर में यूज़ करके कहीं ना कहीं कुछ ऑप्शन से एलिमिनेट करके तो फिर आंसर पे पहुंचना चाहिए, रादर देन किसी के पास भी ऐसा 100% क्वेश्चन में श्योरिटी नहीं होती कि सारे के सारे क्वेश्चन उसकी मतलब डायरेक्ट नॉलेज से आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी अप्लाइड नॉलेज ही लगानी पड़ेगी। राइट। सर इकोनॉमी की बात करें तो बाकी विषयों के मुकाबले थोड़ा रीज़नेबल था, कि जैसे नॉन फंजिबल टोकन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, एग्रीकल्चर की कुछ योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हर साल होता है, पोर्ट शिपिंग का थोड़ा विचित्र जनरल नॉलेज, पिलर 6 मल्टी डायमेंशनल पोर्ट इंडेक्स का एक जनरल सवाल जो अपेक्षित था। लेकिन फिर भी कुछ बीकॉम MBA टाइप के ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, क्राउड सोर्सिंग क्या होता है, थोड़ा यहाँ पर भी हमें नया स्वाद मिलता है। सो हाउ डू यू सी दिस? सर इस चीज़ पे मुझे लगता है कि सर यूपीएससी आपको कभी नहीं बोल रहा है कि आपको 100% स्कोर करना है। आपका कट ऑफ जाता है, और मोस्ट लाइकली लास्ट 4-5 ईयर से यही देखने को मिला है, 100 से भी कम जा रहा है। तो मतलब 50% मार्क्स से भी कम आप लाके क्वालिफाई कर सकते हो, एंड इट्स जस्ट प्योरली क्वालिफाइंग एग्जाम, इसके आपको मार्क्स काउंट भी आगे जाके नहीं होने हैं। तो हमें हर क्वेश्चन आना ज़रूरी नहीं है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल है हर क्वेश्चन किसी को आए। अगर इकोनॉमिक्स में कोई इंसान 60% 70% क्वेश्चंस कर आ रहा है, और इसके अलावा जो क्वेश्चंस बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स पूछे गए हैं वो नहीं आते उसे, तो उस चीज़ का प्रेशर उसे नहीं। अब जो एस्पिरेंट्स अगले साल के लिए प्रिपेयर करेंगे वो इस तरह के क्वेश्चंस देख के इसमें इतना बॉदर हो जाएंगे कि मुझे अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकालनी है, इसमें मैं क्या पढूं। इस चीज़ से परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमेशा हर पेपर में आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि मतलब आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज़ को इग्नोर करके जो कि स्टैटिक पार्ट है, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि ट्रेंड्स में आप समझ सकते हैं कि यार ये चीज़ न्यूज़ में थी, इस चीज़ को पढ़ सकता था मैं, इस चीज़ को मैं समझ सकता था, तो उन चीज़ पर ही फोकस करें। सर साइंस टेक्नोलॉजी में एक तो 11-12 की जो NCERT हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की पढ़ के जाते, कोई सवाल नहीं, और जो भी प्रश्न पूछे वो ऐसा 2024 में द हिंदू में जो चर्चा में थे, और वो भी ऐसा अप्लाइड नॉलेज की 2 या 3 सवाल से ज़्यादा करना ही लगभग असंभव लगता है
आम व्यक्ति के लिए, तो इसमें कैसे अप्रोच करें अब? हाँ सर, साइंस एंड टेक मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट था सर, मैं भी काफ़ी दोस्तों से डिस्कस कर रहा था, क्योंकि इसका कोई ऐसा सेट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक नहीं है कि ये सोर्स है, इसका कोई ऐसा सिलेबस नहीं दिया हुआ यूपीएससी ने। और साइंस एंड टेक इतना डायनेमिक है, हर दिन कुछ ना कुछ इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी आ रही है, हर दिन टेक्नोलॉजी के फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, तो आप कितना पढ़ो, क्या क्या पढ़ो, ये सब चीज़ें बहुत वेरी करती हैं। बट अगेन यहाँ पे हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम PYQs को देखें, जो चीज़ इतनी ज़्यादा न्यूज़ में रही है तो उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम लेकर आएँ कि ये चीज़ कैसे वर्क कर रही है। एक्चुअल में अगर हम देखें तो GPT, चैट GPT हम डेली पढ़ रहे हैं, तो अगर हम क्यूरियोसिटी से अगर हम उसको जाके देखें कि GPT एक्चुअल में होता क्या है, हाउ डज दिस LLMs वर्क, और शायद LLM पर भी इस बार जी सर। सवाल आया है, तो यही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब जस्ट अगर आप जेमिनाई से ही ये पूछ लें कि LLM कैसे काम करता है, तो जेमिनाई वुड बी एबल टू आंसर इन अ वेरी ल्यूसिड फॉर्मेट कि ये इस तरह से है, और वो टेक्नोलॉजी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रजिस्टर होगी। तो मुझे लगता है साइंस एंड टेक में क्यूरोसिटी कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करती है, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप एक साल में कितना मकअप कर सकते हो या फिर कोई मैगजीन में देखकर कितना क्या पढ़ सकते हो। इट्स जस्ट अबाउट बीइंग क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, और कितने अटेंटिवली आप उस चीज़ को समझने का ट्राई करते हो, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है। सर इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा मिक्स बैग था, कुछ तो रटे रटाए सवाल कि EU का कौन मेंबर नहीं है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आप आएंगे तो कौन से स्थल आप देश को क्रॉस करेंगे, बंदूक मिसाइल के जो सामान्य सवाल आते हैं, भारत की कौन सी टेक्नोलॉजी है, ड्रोन स्वार्मिंग वगैरह पूछा। पर कुछ फिर टोटली इलॉजिकल सवाल की जैसे बीमस्टेक के छोटे छोटे सेंटर मैट करो, UN पीस कीपिंग मिशन कौन से वर्ष में हुआ था उसका शॉर्ट फॉर्म के साथ क्रोनोलॉजी मैच करो। सो हाउ टू गो अबाउट दिस IR? हाँ सर, मतलब फिर अगेन IR में भी इस तरह से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाएंगे जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, जिसको आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर किसी का हेडक्वार्टर, हर किसी का मैंडेट, इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ पर हमें चेरी पिकिंग करनी पड़ेगी, हमें इंपॉर्टेंट एरियाज़ आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, और फिर कहीं ना कहीं हम लॉजिकली उसको अप्रोच करेंगे कि हमें कौन से क्वेश्चंस चूज़ करने हैं, किस में हमें रिस्क लेने के भी चांसेस हैं, और किसको हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना है। अब जैसे सर वो बिम्स्टेक वाला क्वेश्चन था, अगर हमें मतलब, और उसमें ऑप्शंस भी जिस तरह से देखने हैं, अगर हम गैस वर्क भी कर रहे हैं तो ऑप्शंस इतना हार्ड कर देंगे कि वो गैस वर्क सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। तो फिर उन क्वेश्चंस को हम कम्प्लीटली अवॉइड ही करें, जिसको हम एकदम वाइल्ड गैस लेना तो इज़ मतलब कम्प्लीटली इडियोटिक मूव यूपीएससी में। तो इसलिए उन क्वेश्चंस को अवॉइड करके जो चीज़ हमें आ रही है, कॉन्फिडेंटली आ रही है, या फिर हम लॉजिकली उस तक अराइव कर सकते हैं, तो उस पर स्टिक करें। जी सर, आपने ये जो कहा गैस वर्क अवॉइड करें, कुछ वर्षों पहले ये चला था कि साइंस में नहीं आए तो ऑल ऑफ द अबव या डी ऑप्शन टिक कर दो। इस बार कॉन्शियसली उन्होंने ऐसा किया है कि डी ऑप्शन होता ही नहीं है, मतलब ऑल स्टेटमेंट्स आर नॉट। खैर, अब जो एकदम टिपिकल करंट अफेयर्स है, जैसे कि टेनिस ग्रैंड स्लैम में 14 साल के छोटे बच्चे प्रतियोगिता ले सकते हैं कि नहीं, बाफ्टा अवार्ड में पता नहीं किसको क्या अवार्ड मिला, तो इसको क्या करें थोड़ी देर से? सर मतलब करंट अफेयर्स में, और ये लास्ट 3-4 साल से देखा गया है कि यूपीएससी स्पोर्ट्स पे क्वेश्चंस पूछ रही है, एंड इट इज़ बट नेचुरल कि यूपीएससी इज़ गोइंग टू प्रायोरिटाइज दोज स्पोर्ट्स जो कि लाइमलाइट से थोड़ा सा अलग रहता है। मतलब हम अज्यूम करते हैं कि क्रिकेट पे सवाल ज़्यादा आएंगे। क्रिकेट में लास्ट मेरे हिसाब से 22 या 21 में पूछा था, जी सर। उसके बाद से चेस में हमारे टाइम पे पूछा गया है, अभी टेनिस में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, आपके इंटरेस्ट पर है कि अगर आप थोड़ा सा अटेंटिवली उसको स्पोर्ट्स का पेपर अगर देखें, तो ये सब चीज़ें रेगुलरली आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन्ड में, इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड में आ जाएगी, या फिर स्पोर्ट्स में भी अगर थोड़ी दिलचस्पी इन चीज़ों में है तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। बट अगेन, अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, तो क्या हम सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें कि हम डेली न्यूज़पेपर को, इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स के सेक्शन को हम देख रहे हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, एज ए बर्डन हमें देखना पड़ रहा है, तो वो एक लॉजिकल स्टेप नहीं लगता मुझे। अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, तो आप पढ़ें, तो आप ध्यान दें, अदरवाइज यू कैन इग्नोर दैट आस्पेक्ट ऑफ इट। बट ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स को हम कम्प्लीटली इग्नोर कर दें, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर गोइंग टू बी ब्यूरोक्रेट एंड स्पोर्ट्स इज़ ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क डोमेन। तो फिर उसमें तो आपको इंटरेस्ट होना ही चाहिए। तो वो चीज़ें करंट अफेयर्स में, करंट डायनेमिक्स क्या क्या बदल रहे हैं, उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। बट जिस तरह से सवाल उसमें से पूछे जा रहे हैं कि अब आपको एज लिमिट उसकी 14 ईयर्स है या नहीं, अब बहुत मुश्किल है सर किसी को, अगर जिसको इंटरेस्ट, मैं भी शायद इस बार देता तो मैं बिल्कुल इसको कम्प्लीटली छोड़ कर आता, तो क्योंकि नहीं था पॉसिबल। सर सीसेट पर आते हैं, हालांकि ये जैसा होता है ऐसा ही हर साल जैसा पेपर आए, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी उनको ये सुनते हैं हम तो दुख भी होता है कि जीएस में ठीक ठाक जो रेंज है उस हिसाब से स्कोर हो रहा है, यहाँ पर उम्मीद से 6-7 मार्क थोड़े कम जा रहे हैं पासिंग मार्क्स से, तो सीसेट में क्या करना चाहिए? हाँ
सर मतलब सी सेट का भी मेरा भी काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा एक बबल था। मैं जब पहला अटैम्प्ट दे रहा था उससे पहले भी मैंने सिर्फ 2 पेपर्स लगाए थे PYQs 2021 और 22 के, उसमें बहुत कंफर्टेबली मेरे नंबर आ रहे थे एंड आई वाज सुपर कॉन्फिडेंट या फिर ओवर कॉन्फिडेंट था मैं सी सेट को लेके कि मैं बहुत आसानी से कर लूँगा। बट देन द 23 वाला पेपर जिसमें मतलब एक्सट्रीमली हार्ड, आई फाउंड इट एक्सट्रीमली हार्ड कि वो क्वेश्चन आए और मैं मतलब बिल्कुल इट कॉट मी ऑफ गार्ड और मैं बहुत मुश्किल हो रही थी उसको सॉल्व करने में। तो वहाँ पर कहीं न कहीं उस चीज़ से सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में मैंने ये लर्निंग ली कि आप इग्नोर नहीं कर सकते सी सेट को भी, आपको उसको ड्यू कंसिडरेशन देनी पड़ेगी। आप अपनी स्ट्रेंथ पे डेफिनेटली प्ले करिए। अगर मुझे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं आती थी या फिर मैं कॉन्फिडेंट नहीं था उसमें, तो फिर मैं उसमें इन्वेस्ट भी नहीं करता था, मैं उसे इग्नोर कर देता था, या चाहे 5 क्वेश्चन आए या 10 क्वेश्चन आए। आई एम टेकिंग दैट लिबर्टी कि मुझे अगर वो चीज़ नहीं आ रही है तो मैं रादर दैन अपनी वीकनेस पे जाऊँ, मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को और कॉन्फिडेंटली स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। तो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा फोकस करूँगा, लॉजिकल रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करूँगा, अदर एस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इन चीज़ों पे ज़्यादा एम्फसाइज देता हूँ। तो अपना एरिया आइडेंट, कुछ लोग होते हैं कि जो कम्प्लीटली मैथ्स के बेसिस पर जाते हैं सी सेट देने, तो अगर आप अपना स्ट्रेंथ्स एनालाइज कर लें, अपनी वीकनेस एनालाइज कर लें, तो फिर उसके बाद सी सेट को अप्रोच करें। बट हाँ, नेग्लिजेंट ना रहें सी सेट को लेके कि हाँ एकदम लास्ट में 1-2 दिन देख लेंगे, उससे आज के टाइम पे पेपर सॉल्व नहीं हो पाए। सर हम मेंस की तरफ बढ़े उससे पहले ये जो पेपर गया इसके बाद विद्यार्थियों को आप मतलब कुछ सलाह देना चाहें उनकी बुनियादी तरीकों पर या कुछ, देन वी मूव टू द मेंस पार्ट। राइट, तो सर मतलब इट इज़ वेरी नेचुरल टू फील होपलेस या फिर आपको डिसहार्टन्ड होना या फिर उदास होना, क्योंकि काफ़ी लोग इतना एफर्ट्स जब डालते हैं और उसमें जब उन्हें सक्सेस नहीं मिलती एंड टू गेट डिस्क्वालीफाइड एट द वेरी फर्स्ट स्टेज, इट पिंच हार्ट। तो मतलब उस चीज़ से अब हमें परेशान होना, 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, या तो हम परेशान होपलेस होकर पूरी पढ़ाई छोड़ दें या तैयारी छोड़ दें, या फिर हम एक ऐसी ग्लूमी सी पिक्चर पेंट कर दें कि यूपीएससी सब कुछ हमें बर्बाद कर रहा है, या फिर अदर ऑप्शन ये है कि सर हम इस चीज़ से कुछ ना कुछ लर्निंग लें, इसको हम अपनी स्ट्रेटजी में मोल्ड करें। कुछ ना कुछ अगर हम सीख सकते हैं कि यार अगर हम अच्छे से पेपर एनालाइज करेंगे तो इसमें हम पाएंगे कि अगर जो लोग 60s में हैं या फिर 50s में भी हैं, तो वो लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कुछ एरियाज़ हैं, कुछ क्वेश्चन, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें वो थोड़ा सा रीजनिंग अलग कर लेते, थोड़ा सा कुछ अप्रोच अलग कर लेते, तो वो आराम से कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते थे। सो इट इज़ नॉट एज इफ़ कि एकदम कहीं से क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं कि इम्पॉसिबल टू सॉल्व है या फिर 50 नंबर से लाना ज़्यादा लाना इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट कि आप अपनी स्ट्रेटजी पे थोड़ा सा रिवर्क करिए, होपलेस नहीं होइए। सबसे पहली बात तो ये है, बी ऑप्टिमिस्टिक कि आपका शायद स्ट्रेटजी में अगर कुछ आप चेंज कर सकते हैं तो वो चेंज करिए। शायद इस बार आपकी स्ट्रेंथ से सवाल नहीं आए हैं, अगली बार वो भी एक लक तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता ही, तो यू नेवर नो, और आप अपनी स्ट्रेटजी पे ज़रूर वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच सर। मित्रों, अब हम नेक्स्ट सेगमेंट पे बढ़ रहे हैं कि जहाँ पर हम अब तक हमने 2026 के जटिल पेपर के हिसाब से तैयारी में क्या बदलाव करें, ये हमने जाना ऑल इंडिया रैंक 1 डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री जी से। नाउ इन दिस सेकंड सेगमेंट हम डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि मेंस की तैयारी उसमें क्या और एक्स्ट्रा पॉलिश किया जाए, स्टार्टिंग विथ सर हिस्ट्री के केस के अंदर एक देखते हैं, एक तो आर्ट एंड कल्चर है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, वर्ल्ड है और फ्रीडम स्ट्रगल है। तो उसके अंदर मतलब अप्रोच कैसा होना चाहिए, क्योंकि जैसे मिडीवल उसने पीटी में नहीं पूछा था, पर लास्ट ईयर आई स्टिल रिमेंबर उसने मिडीवल मेंस में पूछ दिया अकबर की रिलीजियस पॉलिटी या सल्तनत का टेक्नोलॉजी, और ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो मतलब उसके लिए कैसे मतलब अप्रोच कैसे होना चाहिए। और दूसरा वर्ल्ड हिस्ट्री के केस में भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है। सर मतलब स्टार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री से करते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा है कि कुछ पार्ट इग्नोर भी कर देते हैं, कुछ बहुत लिमिटेड पढ़ के जा रहे हैं, बट मेरा ये मानना है कि, और मतलब अगर हम ट्रेंड भी एनालाइज करें तो एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ ही रहा है लास्ट 3-4 साल से। तो और यूपीएससी के सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री की काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दिए हुए हैं। वो 18 से हाँ सर बिल्कुल। तो उन एटलीस्ट जितना कीवर्ड्स मेंशन्ड है सिलेबस में, उस पर तो हमारे पास 1 पेजर नोट्स होने चाहिए। अगर हम सिर्फ एक पेज के अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को कंपाइल करेंगे, कीवर्ड्स शायद मेरे हिसाब से 8 से 10 कीवर्ड्स हैं, उस पर अगर हम एक पेजर नोट्स बना लेंगे तो वो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस देगा, और मतलब 10 मार्कर आए, 15 मार्कर आए, यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट दैट। इसके अलावा सर मॉडर्न हिस्ट्री और मतलब जो स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल, इसमें मुझे लगता है स्पेक्ट्रम इज़ सफिशिएंट। स्पेक्ट्रम में काफ़ी चीज़ें मतलब मिल जाती हैं, और जिस तरह का उसको फॉर्मेट में दिया भी गया है तो उससे आंसर राइटिंग भी काफ़ी ईजी हो जाती है। मुझे लगता है स्पेक्ट्रम जितनी ज़्यादा बार पढ़ी हुई हो, जितना ज़्यादा अच्छे से रिटेन्ड हो, और नॉट जस्ट स्पेक्ट्रम, फिर उसमें आपकी कम्प्लीटली इट्स योर डिस्क्रिप्शन कि आप उसमें कितना और ऐड करना चाहते हैं, कितना अच्छा आंसर आप बनाना चाहते हैं। तो उसको डेफिनेटली आप कुछ उसको एनरिच करेंगे अलग सोर्सेज से। कुछ लोगों का मैंने सुना है कि जैसे फ्रीडम स्ट्रगल में फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी बुक्स भी कोट करते हैं। तो वो चीज़ें डेफिनेटली अगर कोई वो कोट कर आ रहा है और सिंपली कोई स्पेक्ट्रम के पॉइंट्स लिख कर आ रहा है तो एक नॉच तो ज़्यादा मिलता है।
तो वो अगर आपके पास टाइम है, आपका इंटरेस्ट है अगर हिस्ट्री में, तो वो सब चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे। टॉपर्स कॉपीज़ जाके अगर हम देखें तो उनमें से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस तरह से आंसर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है सर आंसरिंग में अगर हम हिस्ट्री को यूजुअली हम बाकी सब के लिए तो बोलते हैं कि कुछ फ्यूचरिस्टिक सा कंक्लूजन दें, अब Way हिस्ट्री में हम forward। हाँ वे फॉरवर्ड नीड ऑफ द अर्थ और कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन हम उसे कनेक्ट जरूर कर सकते हैं कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स या फिर कुछ ना कुछ, क्योंकि हिस्ट्री हम पढ़ते ही इसलिए हैं क्योंकि हम कुछ ना कुछ उससे सीखें। राइट। तो अगर हम कुछ अगर जैसे क्वेश्चन किसी डायनेस्टी का अगर आ गया है तो हम आसानी से कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं द स्ट्रेटजीज एंड द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय दिस एंड दिस रूलर कैन बी अप्लाइड इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इन द एरा ऑफ दिस एंड दैट। जैसे अशोकन पॉलिसी, अब हम उसको कनेक्ट कर देंगे पैसिफिज्म और इस सब चीज़ में, तो वो एक लीनिएज वो मतलब कनेक्टिविटी अगर अच्छी बन सकती है, तो ये इस चीज़ का। एंशियंट और मेडिवल सर डेफिनेटली थोड़ा ट्रिकी एस्पेक्ट है क्योंकि क्वेश्चंस अब इसमें अगेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि हम कितना ज़्यादा पढ़ें, और क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 गेट मैक्स 4, तो उसमें फिर थोड़ा सा आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना ज़्यादा उसको सीरियसली लेते हैं। इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यू नेवर नो कब क्वेश्चन किस चीज़ से ज़्यादा पूछ दिए जाए। तो मैं सर इसमें सिंपली ये अप्रोच फॉलो करता था क्योंकि प्रीलिम्स के लिए हम हिस्ट्री इतना ज़्यादा पढ़ते हैं तो एक दिमाग में थीम फैक्ट्स वगैरह ये सब क्लियर रहते हैं। अब हमें कंपाइल करना है, मैं यूजुअली ये अप्रोच लेके चलता था, हर डायनेस्टी को लिस्ट डाउन कर लेता था, उसके लिंग्विस्टिक कंट्रीब्यूशन, आर्टिस्टिक कंट्रीब्यूशन, आर्किटेक्चरल और ये सब चीज़ें एक शॉर्ट नोट फॉर्म में बना लेता था और इसको फिर मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके फिर PYQ से करता रहता था। उसी में से सवाल हाँ, आता है। सर, कोलाज रफली का कंट्रीब्यूशन बताओ, पल्लवों का बताओ। अब इनफैक्ट सर लास्ट ईयर आई रिमेंबर कि चंडेलास पे क्वेश्चन आया था, अब वो यूजुअली लोग नहीं पढ़ते हैं, बट अगेन प्रीलिम्स में जो चीज़ पढ़ी है तो उस चीज़ को मैं यूटिलाइज करता था कि प्रीलिम्स में मैंने ये, और फिर NCERT में ही जब वो मंदिरों के बारे में चंडेलास मंदिर को इतना ज़्यादा अच्छा दिखाया हुआ है, तो इनसे ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको थोड़ा सा अगर हम पढ़ के गए हों तो हम उस चीज़ को आंसर कर सकते हैं। सर सेकंड सिग्निफिकेंट पोर्शन इज सोसाइटी सर, जिसमें हमारी पॉपुलेशन, रिलीजन, कम्युनलिज्म, महिलाओं की समस्या पिछले वर्षों के मुकाबले इसका वेटेज बढ़ा है। और जो प्रश्न आ रहे हैं करंट अफेयर्स ओरिएंटेड की बिटकॉइन की भारत के समाज पर असर, सिंगल वर्किंग वुमेन की क्या समस्याएं हैं, से लेके फास्ट फूड क्यों खा रहे हैं, बच्चों के ऊपर पेरेंटिंग, तो इसकी कोई सिंगल सोर्स या किताब दिखती नहीं है। सो हाउ टू गो अबाउट दिस क्वेश्चन? हाँ सर, मतलब इनफैक्ट सोसाइटी इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पेपर आई फील, क्योंकि मैंने भी कम्प्लीटली नेग्लेक्ट किया था। हम GS1 अगर इमेजिन करते हैं तो दिमाग में या तो ज्योग्राफी आता है या हिस्ट्री आता है, हम कम्प्लीटली ये भूल जाते हैं कि लास्ट 3-4 ईयर्स से सोसाइटी वाज द बिगेस्ट चंक ऑफ GS1। तो और ये इतना जेनरिक सा पेपर है, इस क्वेश्चंस देख के हर किसी को लगता है ये तो मैं आंसर कर ही दूंगा, जिस तरह से जो आपने सवाल बोले हर किसी को लगता है कि ये तो बहुत जेनरिक सा आंसर है इसका, बट वो जेनरिक सा आंसर आपको फैच करेगा जेनरिक से नंबर, आपको उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है सोसाइटी का। तो मैं सिंपल सर ये अप्रोच लगता था कि सोसाइटी से टॉपिक्स पिक करें, सोशल जस्टिस से GS2 के पिक करें, और कहीं ना कहीं GS3 में भी कुछ इससे लिंक पॉवर्टी है और ये सब टॉपिक्स हैं, उनको एक साथ क्लब करके थीमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देता था कि ये थीम्स इंपॉर्टेंट हैं। ओल्ड एज पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, विमेन स्पेसिफिक, चाइल्ड स्पेसिफिक, डिसेबिलिटी स्पेसिफिक, जो भी सोशल ग्रुप्स हैं उनको डिवाइड करके उनकी कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस के चैलेंजेस, टॉपिक्स, इश्यूज वो लिस्ट डाउन करके फिर उसमें द कॉजेज फॉर दैट, द इनिशिएटिव्स दैट आर बीइंग टेकन एंड व्हाट मोर कैन बी डन अबाउट इट। तो इस तरह से अपने नोट्स रेडी करता था, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने इसको थोड़ा सा एनरिच लास्ट ईयर के सोशोलॉजी के जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपीज़ मैंने जाके देखी, तो वो आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से फॉर्म करते हैं। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि कोई ऑप्शनल का उसमें इन्फॉर्मेशन जाके लिख दे, जस्ट कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को बेटर फॉर्म कर सकते हैं, उसमें बेटर मतलब इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं कुछ ना कुछ, कि अगर आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको थिंकर कोट करना है, लेकिन थिंकर की जो फिलॉसफी है वो आप ज़रूर कोट कर सकते हैं, जो कि आपके आर्ग्यूमेंट्स को ज़्यादा एक स्टैंड अपार्ट करेंगे, और वो नंबर्स आपको डेफिनेटली उसमें मिलेंगे। सर थर्ड सिग्निफिकेंट पोर्शन इज़ ज्योग्राफी। हालांकि आजकल थोड़ा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेवल का ज्योग्राफी की, वो ऑरोरा बोरियालिस क्या है, फ्योर्ड्स क्या होते हैं, पूर्वैया से बारिश पर क्या असर, बहुत सारा आउट ऑफ द बॉक्स पूछा जा रहा है। सो हाउ टू गो अबाउट दिस? हाँ सर, मतलब ज्योग्राफी का अगेन फिजिकल ज्योग्राफी जो हम पढ़ते हैं उसमें ये सब चीज़ों पे हम शायद एम्फेसिस इतना ज़्यादा नहीं देते, हम कन्वेंशनल चीज़ों पे कि क्लाइमेटोलॉजी पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम मॉनसून्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट UPSC इज़ अगेन आस्किंग अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। तो इस चीज़ के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। जो ये चीज़ें लैंडमार्क्स पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि डिज़ास्टर्स पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा प्रिपेयर्ड इस चीज़ से होना पड़ेगा कि हम एक तो ज्योग्राफी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, हम इन चीज़ों को क्लब करके देखें, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज़ वेरी मतलब
इनोवेटिवली लिंक टू ज्योग्राफी। तो इसके इम्पैक्ट कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप है दोनों में, तो हम इसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। तो दोनों को अगर हम वो करके पढ़ेंगे, इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे जो कि हमें आंसर्स में भी हमारे रिफ्लेक्ट होंगे, तो वो आंसर्स हमारे बेटर कर सकता है सर। यस सर। सर अब बढ़ते हैं मेंस पेपर 2 पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर की तरफ। जो प्रीलिम्स से है उससे अनेक अपोजिट साइड में जा रहा है कि जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपने बेटे को हंटर बिडेन को माफ़ कर दिया, तो राइट टू पार्डन के बारे में कुछ प्रश्न पूछ लिया, या ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कैट जो ट्रिब्यूनल है उसके बारे में क्या जजमेंट दिया, लोकपाल बिल का तीसरी दिशा में कुछ ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो मतलब क्या इसका सोर्स हो सकता है, कहाँ से ऐसी तैयारी की जाए? राइट सर, क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें हैं, करंट स्पेसिफिक चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं रादर देन स्टैटिक पोर्शन। इनफैक्ट मैं 24 वाला पेपर अगर रिमेंबर सही कर पा रहा हूँ, तो उसमें तो सर मतलब डायरेक्ट वन वर्डेड क्वेश्चन भी पूछ लिए, इज़ दिस राइट। मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। तो इस चीज़ के लिए सर हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा कि पॉलिटी में गवर्नेंस का जो पार्ट है वो तो इतना ज़्यादा कंटेम्प्रेरी ओरिएंटेड है, उसमें आपको करंट के लिए अवेयर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे द न्यूज़पेपर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप अगर न्यूज़पेपर्स डेली पढ़ रहे हैं, अगर इफ़ यू आर अपडेटेड विद द इश्यूज़ अराउंड यू, तो फिर आप उसको टैकल कर सकते हैं। एंड दैट टू आप अगर उसको एनरिच कर रहे हैं आपके गवर्नमेंट के बैक्ड सोर्सेज से, गवर्नमेंट की साइट्स आप रेगुलरली विजिट कर रहे हैं। अब जैसे पीआईबी की लोग बात कर रहे हैं, ईयर एंड रिव्यू इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज जो कि आपको एनरिच करते हैं बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो यहाँ पर अगर मैं यूजुअली ये करता था, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में सारी मिनिस्ट्रीज़ के जाके इंडिविजुअली ईयर एंड रिव्यू खोलता था, उसमें से लिस्ट डाउन अपने कर लेता था कि ये इनिशिएटिव्स हैं, मैं इस सब्जेक्ट में इसको यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो वो अगेन आपको एक आंसर में एक नॉच देते हैं, जैसे वे फॉरवर्ड में, नीड ऑफ द आवर में हम वो चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस नए पूछे जा रहे हैं करंट ओरिएंटेड थोड़े ज़्यादा हैं, इसमें हमें अगेन बैलेंस करना पड़ेगा। अब हमें ये पता है कि यूएसए में पार्डनिंग पावर न्यूज़ में था, तो इस वजह से क्वेश्चन आया, बट हम प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर एंड ऑल ये तो हम स्टैटिक में पढ़ते ही हैं, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं। तो वो हम कनेक्ट कैसे कर पा रहे हैं और कितने अच्छे से अपना आंसर फ्रेम कर पा रहे हैं, वो डिपेंड करेगा आपने आंसर राइटिंग और ये प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं। सर द सेकंड सेगमेंट इज़ इंटरनेशनल रिलेशन। अब जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प सत्ता में आए हैं तो मतलब सब जियो पॉलिटिक्स की पुरानी चीज़ें हिल गई हैं, तो इतना व्यापक हर एक जगह टॉपिक बन रहे हैं, तो इसमें व्यक्ति खुद को सीमित कैसे रखे, इसे टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट कैसे करे? राइट। तो सर मुझे भी लगता था कि आईआर में मेरे पास कोई ऐसा लिमिटेड एक सिंगल पॉइंट सोर्स भी नहीं है, और पढ़ना चाहूँ तो मैं फिर बहुत चीज़ों में ऐसे मतलब पढ़ सकता हूँ, और फिर उसमें टाइम भी वेस्ट हो जाएगा कई बार, क्योंकि कई बार ऐसे थिंकर्स और थिंक टैंक्स की हम वीडियोस देखने लगेंगे या फिर आर्टिकल्स पढ़ने लगेंगे जो कि आपको बिल्कुल लाइन से डेविएट कर देगा। तो इसमें सर हमें सबसे पहले तो सिलेबस पे फोकस करना पड़ेगा, हमें अपने नेबर सबसे पहले हमें कंप्लीट करने हैं, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंपॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशनशिप्स, और फिर हमें कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस में जो चीज़ें न्यूज़ में हैं उस चीज़ को सबसे पहले प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। वंस एक बार ये सब प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद हमें कुछ ना कुछ ऐसे जार्गन्स ऑन राइट टर्मिनोलॉजीज़ एंड कीवर्ड्स पर फोकस करना पड़ेगा जो कि हम आंसर्स में हमें शोकेस करें, तो हमें वो लगेगा कि ऐसे बहुत जेनरिक्स आंसर नहीं लिख दिया है। हमें ऐसा लगना चाहिए कि एटलीस्ट द पर्सन हैज़ सम नॉलेज अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, और वो जार्गन्स जब हम यूज़ करते हैं ये हमें आएगा कहीं ना कहीं अगर हम आर्टिकल्स उसके पढ़ रहे हैं। जैसे ORF एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जो कि मैं काफ़ी रेफ़र करता था। अगेन इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स आते ही हैं जो भी फॉरेन अफेयर्स के डायनेमिक्स हैं उन चीज़ों पे, तो वो हम इनकलकेट करें अपने आंसर्स में, तो कहीं ना कहीं स्टैंड अपार्ट करते हैं। अगेन क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस पे आएंगे जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, बट आप उस थीम को एड्रेस कर सकते हैं, तो हम उस एटलीस्ट एवरेज मार्क्स पर तो फोकस कर सकते हैं। यू कैन नॉट एक्सेल इन एवरी क्वेश्चन, but you can always try to attempt to get those average marks in every question. सर मेंस पेपर 3 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें एक साथ बहुत सारे 5-6 विषय आ रहे हैं। सबसे पहले इकोनॉमी, उसके साथ जुड़ा बजटिंग, लैंड रिफॉर्म्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, MSP। ओवरऑल सर ट्रेंड को देखें तो करीब 5-1 सवाल जिसमें से 3 रटे रटाए वही सब इंक्लूसिव ग्रोथ, GDP, लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स। एक आध प्रश्न थोड़ा और आप उसे खींच सकते हैं। एक प्रश्न एकदम विचित्र कुछ पूछा जाए लेबर की सर्वे मेथोडोलॉजी के बारे में, GDP के 2015 के अपडेट्स के बारे में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स में क्या बदलाव हुए, तो यहाँ पर आपकी क्या रणनीति होगी? सर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर पॉइंटेड कोई सिलेबस है तो वो GS3 का है। तो हमें सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेना है कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें हैं,
और सबसे पहले मैं स्टार्ट करता था स्मॉल सब्जेक्ट से, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी को सबसे पहले लिया, फिर एग्रीकल्चर को लिया, क्योंकि स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं और इनका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर पे हर साल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पे 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको एक बार कंप्लीट करेंगे तो फिर एक वो प्रेशर कम होता है कि हाँ एटलीस्ट मेरा GS3 कुछ ना कुछ कवर्ड है। इसके अलावा जो वेग सा टॉपिक है, जैसे इंडियन इकोनॉमी ऐसे बोल दिया, तो इसमें आपके पास फिर लिमिटलेस पोटेंशियल हो जाता है कि हम इसमें क्या क्या रेडी करें। तो फिर सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखनी है कि इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट और ये वाले सब इश्यूज हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा न्यूज़ में, अब फॉरेक्स इतना ज़्यादा, करेंसी एक्सचेंज रेट इतना न्यूज़ में है, तो मोस्ट लाइकली है कि क्वेश्चंस इसके अराउंड पूछे जाएंगे। अगेन यूपीएससी को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट हमें अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से हम उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, तो इन चीज़ों पे हम फोकस कर सकते हैं। सर, तो यहाँ पर आपने बताया कि लो हैंगिंग फ्रूट्स जो हैं सब हाँ सर। एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस, ये सब को आप फॉलो करें। अब एथिक्स के ऊपर बात कर देते हैं। एथिक्स में एक्चुअली पूरा का पूरा सिलेबस आप देखोगे तो 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। तो एक साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एक फिलॉसफी बेस्ड आते हैं, फिर वो पब्लिक गवर्नेंस के साथ एथिक्स, और फिर उसके साथ फिर केस स्टडीज है। तो मतलब ये सेगमेंट्स को कैसे आपने डील किया? उसमें भी पहले क्या वो डेफिनेशंस पूछता था, आजकल वो डेफिनेशंस पूछना बंद कर दिया है, राइट। तो व्हाट वाज योर अप्रोच एंड फिर केस स्टडी को कैसे आपने डील किया? सर मतलब एथिक्स पढ़ने की मेरी सिंपल अप्रोच ये थी कि जितने भी कीवर्ड्स लिस्टेड है, इनफैक्ट मैं सबसे पहली स्ट्रेटजी, अगर मुझसे कोई पूछता है कि मेंस में हम कैसे अप्रोच करें, तो मैं उन्हें सिंपली ये बोलता हूँ कि सारे जीएस के आप सिलेबस निकालो, उसमें से कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लो, हर एक डेफिनेशन, हर एक सिलेबस के पॉइंट में एक कीवर्ड ज़रूर निकल कर आएगा, और अगर हम टोटल लिस्ट आउट करें तो सम 70 to 90 कीवर्ड्स आर देयर इन मेंस के पूरा जीएस वाले सिलेबस में। अब उस हर एक कीवर्ड पर आपके पास कुछ एक बेसिक कंटेंट रेडी होना चाहिए, जिसमें इंक्लूडेड है आप एक टेम्पलेट इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन उसका रिलेटेड टू दैट, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम रिलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो भी वैल्यू एडिशन उसके अराउंड आप कर सकते हैं, आपके इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो न्यूज़ में। तो वो जब 71 पेजर नोट्स आपके पास होंगे, लार्जली आपका पूरा का पूरा पार्ट वो कवर करेंगे, और उसके अराउंड जितनी अलाइड नॉलेज है, जितनी कंटेम्प्रेरी न्यूज़पेपर्स में जितने ज़्यादा टॉपिक्स चल रहे हैं, वो आपको फिर उसमें एनरिच करने हैं। कमिंग टू एथिक्स सर, इसमें भी सिंपल अप्रोच ये रहती थी, सबसे पहले हमारे अंदर एथिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पूरे सिलेबस की। अब हम एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब एक पॉलिटी में राइट टू इन्फॉर्मेशन पूछा जाए तो उसका एक डिफरेंट इम्प्लीकेशंस है, एथिक्स में पूछे जा रहे हैं तो उसको हमें डिफरेंट एंगल से सोचना पड़ेगा और प्रिपेयर फिर उस तरह से करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम उसमें थोड़ा सा डीप जाएंगे तो उसमें इन्फॉर्मेशन के डिफरेंट आस्पेक्ट, किस तरह से इन्फॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, मतलब एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम एथिकल अंडरस्टैंडिंग, एक डीप अंडरस्टैंडिंग सारे कीवर्ड्स की ले लेंगे, फिर इसके बाद हमें उसको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर हम दे रहे हैं तो इट हैज़ टू बी बैक्ड बाय सम रियल लाइफ एग्जांपल, या फिर कोई भी मतलब एक ऐसी चीज़। एथिक्स को तो हम हिस्ट्री में भी ट्रेस कर सकते हैं कि ये एग्जांपल ऐसा ऐसा हुआ था, इस चीज़ को इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन ये इस राजा ने ऐसा लिया था, तो दैट वुड बैक योर आर्ग्यूमेंट। तो इस तरह से अगर हम एक बार प्रिपेयर कर लें सारी चीज़ें, फिर उसके बाद एथिक्स इज़ ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। जितना ज़्यादा हम अप्लाइड एथिक्स अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, द मोर मार्क्स यू विल गेट। केस स्टडीज़ के लिए अप्रोच मुझे लगता है कि केस स्टडीज़ में बी नेचुरल एज मच एज यू कैन, तो उसमें हर किसी की अपनी एक यूनिक अप्रोच रहती है। हम यूजुअली ये इस ट्रैप में चले जाते हैं कि एक बहुत कन्वेंशनल से टेम्पलेट्स आ रहे हैं, हर साल टॉपर कॉपीज़ देख रहे हैं, इस तरह से हमें आंसर करना है, वही सेम से ऑप्शंस हैं हर किसी सिविल सर्वेंट के सामने, और उसी की अप्रोच रहती है। बट यहाँ पे हमें अपनी यूनिकनेस लेकर आनी चाहिए। मैं अगर इस सिचुएशन में हूँ तो मैं किस तरह से, मेरा डिसीजन मेकिंग किस तरह से काम करेगी, मेरे दिमाग में एक एल्गोरिथम चलेगी कि मेरा फर्स्ट स्टेप ये है, अगर यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस वर्क नहीं करते तो फिर मैं इस तरह से सोचूंगा, एंड वाई विल आई थिंक लाइक दैट, इट हैज़ टू बी बैक्ड बाई सम स्कूल ऑफ फिलोसफी या फिर सम स्कूल ऑफ एथिक्स, तो उसको मैं रीजनिंग भी बेटर दे सकता हूँ। तो इस तरह से सर पूरा एथिक्स को हम टैकल कर सकते हैं। एक एथिक्स में कभी कभी ओपन एंडेड सवाल भी याद रहता है। तो एक बार पूछा था हैप्पीनेस क्या है, फिर एक बार पूछा कि आपके जीवन में आइडियल क्या है, उनके बारे में बताओ और उनके किन गुणों को और किन। बिल्कुल। तो ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस बहुत बार कैंडिडेट को बौखलाहट दे देते हैं, मतलब दे गेट सडनली जॉल्ट इन द पेपर कि यार अब क्या करूं। बिल्कुल। वो फिर कैसे डील करें? तो मुझे मतलब इनफैक्ट ये थोड़ा सा अलग लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि आपको पूरा यूपीएससी ने फ्री कैनवास दे दिया है। Exactly. आप अपना पेंट खुद कर सकते हैं। यू हैव टू जस्ट ब्रिंग आउट द एक्सपीरियंसेस एंड एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन लाइफ, या फिर जो भी आपने अपने अराउंड देखा है, और आपके पास फ्री हैंड है, आप उसको ऐसे की तरह ट्रीट कर सकते हो। इनफैक्ट सर जो कोट्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें मैं उसको एक ऐसे की तरह अप्रोच यूज़ करता था कि मैं उस सबसे पहले उस कोट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उस थीम को हम पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं, और फिर उसके बाद उसके फेवर में आर्गूमेंट हम देते हैं,
फिर उसका एक एंटीथेसिस हम बनाते हैं कि ये इसका अपोजिट ऑफ इट इज़ ऑल्सो ट्रू। फिर उसके बाद उसको कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस बिकम्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे लिए प्रेजेंट में उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, वो चीज़ उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा देता है। तो अगर हम एथिक्स के क्वेश्चन को अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से या फिर रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग से लिंक कर देंगे, तो एक डेफिनेटली उसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट हमें आंसर्स में दिखेगा। तो इस तरह से आप पूरा अपना पेपर चार्ट कर सकते हैं। एग्जांपल्स आपके पास फ्री हैंड है कि आपको जो एग्जांपल्स याद आ रहे हैं माइथोलॉजी से लेके इनफैक्ट मूवीज़ से भी लोग कोट करते हैं। देयर आर हिस्टोरिकल फिगर्स, देयर आर पॉलिटिकल फिगर्स, यू कैन कोट पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। स्पोर्ट्समैन लोग काफ़ी कोट करते हैं। तो दैट इज़ टोटली अप टू यू, और उसमें से आप बेस्ट एग्जांपल्स चूज़ करिए और वो अपने आप को एक्सप्रेस करिए। अपने आप को मतलब जितना ज़्यादा यू आर ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, एक्सप्रेस व्हाट यू एक्चुअली फील, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मिलता है। सर ये जो एथिक्स में कैसे हैंडल किया जाए, उसी में आपने मेरे अगले प्रश्न के बहुत सारे जवाब दे दिए कि फ़िलोसॉफिकल निबंध को कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए कि सर नेक्स्ट पेपर इज़ ऐसे पेपर जिसमें 2 सेक्शन में 4-4 निबंध हैं, और यूपीएससी एक सेक्शन ऐसा रखता है कि उसमें चारों ही फ़िलोसॉफिकल वगैरह हो। हालांकि अभी आपने एथिक्स को कैसे हैंडल करें उसमें इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स दे दिए हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और बातें आप ऐड करना चाहें? हाँ सर, मतलब ऐसे का हमें ये समझना ज़रूरी है, कुछ लोगों के अंदर एक बहुत अच्छा एप्टीट्यूड होता है ऐसे लिखने का, जिनके अब हम समझ सकते हैं कोई इफ़ समवन इज़ कमिंग फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर वाला बैकग्राउंड, तो वो डेफिनेटली कुछ ज़्यादा अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। अब किसी की वोकेबलरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर कोई इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में, तो वो शायद थोड़ा सा अपने आप को कम उसमें से कंफर्टेबल पाएगा। लेकिन हम एक बार अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर हम अपनी एक यूनिक स्ट्रेटेजी चार्ट आउट करते हैं। अब मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मेरे पास एग्जांपल्स बहुत अच्छे होते थे, लेकिन मैं उसे एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में नहीं लिख पा रहा था। उसमें एक फ़्लो बनने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। मेरे पास बहुत यूनिक एग्जांपल्स होते हैं, बट वो फिर हैपजर्ड लगने लगते थे। तो दैट विल इनफैक्ट आपको नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। आपके पास अच्छा कंटेंट हो, लेकिन अगर आप उसे अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तो वो भी चीज़ आपको हार्म कर देता है। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें कुछ बहुत यूनिक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने बेसिक्स और फंडामेंटल्स पर फोकस करना है। ऐसे इज़ अ लॉट अबाउट स्टोरी टेलिंग। आप कितना देर तक किसी का अटेंशन कैप्चर करके रख सकते हैं, दैट इज़ ऑल दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड द मार्क्स यू गेट इन ऐसे। तो उसमें आपको इसमें फोकस करना है कि आपकी जो अप्रोच है पूरी राइटिंग इस तरह से हो कि एक वो पूरा एक फॉर्मेट फ्लो में लगे। जिस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक आप इंटरेस्ट डेवलप कर लें, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट बना देता है ऐसे को, रादर देन जस्ट स्प्रिंकलिंग एग्जांपल्स हियर एंड देयर, और उसमें से मतलब रैंडम इन्फॉर्मेशन उसमें से डाल देना। कुछ फिलोसॉफिकल चीज़ों को लोग इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अब समवन फ्रॉम फिलोसफी बैकग्राउंड वुड नेचुरली कोड फिलोसोफर्स या फिर कुछ ऐसी फिलोसफी जो कि उसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना देता है। अब इट इज़ नेचुरल कि जो ऐसे पढ़ रहा है उसे इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स। तो हम हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसे जितना लूसिडली एक्सप्लेन कर सकें, जितना इजी फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर सकें, वो डिसाइड करता है कि आपको ऐसे में कितने नंबर आए। सर आपने जो बात की कि आपने बहुत सारे टॉपिक्स पर अपने खुद के नोट्स बनाए थे जो आपको रिवीजन में सुविधा रहे। अब यहाँ विद्यार्थियों का ये प्रश्न रहता है कि ये नोट्स कब बनाएं। अगर हम पहली रीडिंग में ही बना रहे हैं तो इतने लंबे नोट्स बन रहे हैं कि वो सेम ही चीज़ रिप्रोड्यूस हो रही है। सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग कब बनाए जाएँ? सर मेरा भी यही मानना था कि सर पहले रीडिंग में बिल्कुल नोट्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि पहले रीडिंग में आपको नहीं पता है कि इस सब्जेक्ट की ग्रेविटी कितनी है और इस सब्जेक्ट को कितना डेप्थ में पूछा गया, और मेरी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग भी पहली रीडिंग में डेवलप नहीं होती। तो यूजुअली आपको आइटरेशंस में पढ़ना है। आप एक बार पढ़ते हैं, आपको ब्रीफ आइडिया लगता है, दूसरी बार पढ़ते हैं आपके दिमाग में थीम रेडी हो जाती है, तीसरी बार पढ़ते हैं आपके दिमाग में फैक्ट्स भी रिटेन हो जाते हैं। उसके बाद जब आप जाते हैं नोट्स मेकिंग पे, तब आप एक्चुअल में उसका क्रक्स कैप्चर कर सकते हैं। और मैं यूजुअली इसमें प्रेफर करता था कि डिजिटल नोट्स बनाने का ट्राई करूं, क्योंकि डिजिटल नोट्स में ये है कि वो एडिट आसानी से हो सकते हैं। अब मैंने 1 साल पहले कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, कोई एक टॉपिक रेडी करा है, अब उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे आज लग रहा है कि वो रिडंडेंट हो गई हैं, तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा। कुछ नए एग्जाम्पल्स, कुछ नए इनिशिएटिव्स उसमें मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं उस कंटेंट को भी अपने डायनेमिकली इंप्रूव करता जाऊँगा। तो ये नोट मेकिंग स्ट्रेटजी मेरी रहती थी। एक बार आप सब्जेक्ट को समझ लिया, एक बार आपने उस टॉपिक को समझ लिया, उसके बाद उसमें नोट मेकिंग स्ट्रेटजी में जाओ, और उसको एनरिच करना ज़रूरी है। हम डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, हम डेली कुछ ना कुछ ऐसे पॉडकास्ट में कुछ नया देख रहे हैं, कुछ भी हम न्यूज़ में कुछ नया देख रहे हैं, और अगर वो उस चीज़ से रिलेटेड है जहाँ पे हमें एक्टिवली रिकॉल करना चाहिए। हम डेली दिन में अगर कुछ हम रैंडमली न्यूज़ भी देख रहे हैं, कोई इनफैक्ट मूवी भी देख रहे हैं, अगर कुछ उससे रिलेटेड मूवी में कई बार ऐसी हैं कि इथिकल डायलेमास हमारे सामने आते हैं,
तो उसमें हमारे पास दिमाग में क्वेश्चन करना चाहिए हमारे दिमाग को कि यहाँ पे ये वैल्यू टेस्ट हो रही है, यहाँ पे ये डायलेमा टेस्ट हो रहा है, तो क्यों ना मैं अपनी डेफिनेशंस को जाके बेटर इंप्रूव कर सकता हूँ, क्यों ना उस एग्जाम्पल को वहाँ जाके अभी कोट कर सकता हूँ। तो इस तरह से नोट्स आपके एनरिच हो जाएंगे। सर आपने बताया ये जो डिजिटल नोट्स आप बनाते थे, लेकिन फिर कुछ लोग डिसीजन नहीं ले पाते कि मतलब उसकी लेंथ क्या हो, सेम टू सेम चीज़ें कॉपी पेस्ट मार मार के वो लंबा अपेंडिक्स ही कर रहे हैं उसका। सो दैट इज़ हाउ टू मेक देम कंसाइज, पहला प्रश्न। हाँ। दूसरा, कौन से सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्राम्स आप रेकमेंड करेंगे? और तीसरा कि अगर व्यक्ति डिजिटल नोट्स ही बना रहा है तो उसकी ग्रामर या हैंड राइटिंग वगैरह वो कैसे इम्प्रूव करें? हाँ सर, सबसे पहला तो मतलब कितना कंसाइज रखने के लिए ये मैं फोकस ये रहता था कि आपको इवेंचुअली आपको मेंस में लिखना है एक आंसर। तो मैं अगर अपने नोट्स को आंसर के फॉर्मेट में ही लिखूंगा, एक बार मेरे दिमाग में ये क्लैरिटी हो गई कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उस टॉपिक को मैं एक आंसर के फॉर्मेट में ही अपने नोट्स में लिखता था। एक उसका ब्रीफ से इंट्रोडक्शन रखता था, एक ब्रीफ से कंक्लूजन होता था, उसके प्रोज में आर्गूमेंट होते थे और कॉन्स में आर्गूमेंट्स होते थे, आर्गूमेंट्स के साथ साथ एग्जाम्पल्स टू सब्सटेंशिएट द आर्गूमेंट्स होते थे, वे फॉरवर्ड नीदर ऑफ द आर या फिर इनिशिएटिव्स, कुछ भी इंपॉर्टेंट थिंग हैपनिंग अराउंड वो एक जगह मेंशन कर देता था, कीवर्ड्स एसोसिएटेड विद इट मेंशन कर देता था। तो इस तरह से कंसाइज सा एक आंसर रेडी हो जाता था, एंड दैट आंसर इज समथिंग दैट कैन बी रेप्लिकेटेड वेरी इजीली इन द एक्चुअल मेंस। तो ये नोट्स आपका डुअल रोल प्ले कर देते हैं, कई बार आप नोट्स के साथ साथ आंसर राइटिंग भी उसमें इंप्रूव कर लेते हैं। तो ये चीज़ मेरा फोकस रहता था, रादर देन कि आप सब कुछ उसमें नोट डाउन कर दें, जस्ट एक आंसर में आपको क्या क्या लिखना इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ अपने नोट्स में रखिए। इसके अलावा सर सॉफ्टवेयर से? हाँ, सॉफ्टवेयर सर मैं कम्प्लीटली ओल्ड स्कूल हूँ, इसमें मेरे पास कुछ नहीं था, जो कि मैं टैबलेट यूज़ करता हूँ एप्पल का, तो उसमें जो कि नोट्स वाला वो था, मैं उसी में जाके बनाता था। और इनफैक्ट काफ़ी लोग बढ़िया पेंसिल वगैरह से भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, मैं सिंपली टाइप नोट्स करता था। और सर ये सब जब व्यक्ति कर रहे हैं तो क्योंकि उसमें ऑटो स्पेल करेक्ट और ये सब होता है, तो व्यक्ति हैंड राइटिंग और ग्रामर कैसे फिर ठीक करेगा? हाँ सर, मतलब इसमें हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली जब हम नोट्स बनाते हैं तो हम ग्रामर वगैरह इन चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं। बट अगेन हमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे यहाँ पे ये चीज़ें एक्चुअल में टेस्ट हो रही हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ख़ासकर हम जब ग्रामर्स वगैरह को टेस्ट करने के लिए हम जब एवेल्यूएशन अपना करते हैं, एसेज का एवेल्यूएशन कर रहे हैं, खुद एवेल्यूएट कर रहे हैं, तो भी हम थोड़ा सा इसमें जीएस में यूजुअली इग्नोर कर देते हैं इस पार्ट को, बट ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्रामेटिकल एरर्स ना करें, जितना कम से कम लिमिट कर सकते हैं उस चीज़ पर फोकस। सर अब वैसे तो करीब 70-80 डेज बचे हैं मेंस को, हालांकि प्रैक्टिकली आप जानते हैं अभी कट ऑफ की सब स्पेकुलेशन करेंगे, फॉर्म आएगा उसको भरने में 3 दिन जाएंगे, दो भी मॉक टेस्ट लगा दिए 7 दिन उसमें जाएंगे, तो इफेक्टिवली करीब 63 डेज ही बचते हैं। इतने कम समय में, ये तो हमने केवल बात की जीएस और निबंध की, ऑप्शनल भी है, तो टाइम मैनेजमेंट के कुछ टिप्स आप दे पाएँ? बिल्कुल सर, मुझे भी लगता है कि अब काफ़ी लोगों को ये फोमो हो जाता है कि हम रिज़ल्ट तक का वेट कर रहे हैं, अभी हम इतने सर्टेन नहीं है कि अभी हमारा हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर वो अपने आप को सेल्फ क्वेश्चन करने लगते हैं कि हमारा जो कंपटीशन है कि वो तो क्या पता फुल लेंथ टेस्ट लिखने लगा होगा अब तक, और उसके पास इतनी श्योरिटी है कि उसका कट ऑफ बहुत इजीली क्रॉस हो रहा है, तो वो एक लीड लेके बैठा हुआ है। मैं इन सब चीज़ों से मतलब खुद बोलना चाहता हूँ एस्पिरेंट्स को कि इस चीज़ से बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, टेक योर टाइम। अगर कुछ लोगों को लगता है, क्योंकि मेंस का जो पार्ट है ये नेक्स्ट 60-70 डेज इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ, इट इज़ गोइंग टू बी ग्रूसम। यहाँ पर हर दिन आपके मतलब इनफैक्ट इट इज़ गोइंग टू टेस्ट योर पेशेंस, इट इज़ गोइंग टू टेस्ट योर मतलब फिजिकल एबिलिटीज़ एज वेल। तो यहाँ के लिए आपको बहुत रिचार्ज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्री के बाद का टाइम इनफैक्ट इट गिव्स यू दैट एम्पल अमाउंट ऑफ लेजर या फिर रिक्रिएशनल टाइम कि आप इसमें आप पूरी तरह से रिचार्ज हो जाइए, इसमें आपको कुछ और जो आपके एंगेजमेंट्स हैं वो फुलफ़िल कर लीजिए, और फिर एक बार जब आप श्योर हो जाएँ कि अब मैं मेंस के लिए बैठ रहा हूँ, पूरी प्रिपरेशन मोड में एक बार जा रहा हूँ, तो वो नेक्स्ट 60-70 डेज़ आई विल हैव टू गिव माई फुल पोटेंशियल। और फिर उसमें आप पूरी तरह से एकदम, मैं मतलब जो बोलता हूँ कि डूब के पढ़िए एकदम, जिसमें मतलब एक्चुअल में मज़ा आना चाहिए। डेली जो लिख रहे हैं हम आंसर, मैंने अगर सुबह 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो मैं अगर एवेल्यूएट कर रहा हूँ उसको, सेल्फ एनालाइज कर रहा हूँ कि मेरा आंसर शायद इतना अच्छा नहीं है, तो एक वो उसमें खुशी मिलनी चाहिए कि मैं इसको आंसर मेरा अच्छा नहीं है तो मैं इसको कैसे इंप्रूव कर लूँ। और रात तक जब आप उसमें समझ जाते हैं कि मैंने अपना आंसर इंप्रूव कर लिया, तो वो एक अलग तरह का एक वो डोपामीन किक मिलता है सर, कि मतलब मैंने आज कुछ नया सीख लिया। तो वो एक जब आप उस फ्लो स्टेट में आ जाते हैं, तब वो आपको बर्डन भी फील नहीं होता है, एंड इनफैक्ट गिव्स यू मोटिवेशन फॉर द नेक्स्ट डे कि आज मैंने कुछ ये सीखा है, कल मैं इसको और अच्छे से करने की कोशिश करूँगा, नया सब्जेक्ट है तो मैं इसको बेटर यूटिलाइज़ करूँगा। टाइम मैनेजमेंट का मुझे लगता है सर कि अगर हम इतना ज़्यादा जिस
मिनट में जो चीज़ कर रहे हैं उसमें हम कम्प्लीटली फोकस्ड हैं, तो टाइम अपने आप क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यू विल बी एबल टू डू थिंग्स जो कि अगर आप पूरी तरह अटेंटिव नहीं है तो उसमें आपको कई घंटे लग रहे हैं, जबकि आप अगर पूरी तरह अटेंटिव होकर कर रहे हैं तो आपके कई आवर्स सेव हो सकते हैं उसमें। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, योर इंटरेस्ट, द फ्लो स्टेट इन विच यू आर। तो अगर उसमें आप एक बार चले गए तो इट इज़ अप टू यू, आप बहुत आसानी से वो चीज़ें टैकल कर सकते हैं। नो डाउट ये चीज़ें, क्वेश्चन आपके दिमाग में बार बार आता रहेगा कि क्या मैं पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हूँ, मेरा कंपटीशन कितना आगे है, मैंने टेस्ट दिए हैं, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी है नहीं करी है। इस चीज़ को मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए। आपका सिंपल सोल फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि मैंने आज आंसर लिखा है और इस आंसर को देख के मुझे क्या लगता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और मेरी कमियाँ कहाँ हैं। क्या मेरा नॉलेज बेस कम है, क्या मैं आंसर राइटिंग करने में चीज़ याद नहीं कर पा रहा हूँ, रिटेंशन में प्रॉब्लम है या स्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम है। तो हर दिन अपने आप को एनालाइज करते हुए उस चीज़ को रेक्टिफाई करने पे फोकस करें। सर बहुत ही गहरी आपने बातें की जो असल में व्यक्ति अमल करे। तो आखिरी 2 प्रश्न हैं। एक तो ये सर कि आपकी उम्र के हिसाब से शायद आप जेनजी हैं, पर आपकी मैच्योरिटी, डिसिप्लिन, क्लैरिटी ये सब उनसे अलग है। जो कैमरा पर आपको थोड़ा कम ही, जो रूबरू देखता है तो वो ज़्यादा अलौकिक उसकी चीज़ मिलती है, वो तेजस्विता मिलती है। सर जो प्रश्न मुझे आते रहते हैं कि ये विद्यार्थी, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है क्योंकि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ और अब मैं मतलब लोनली एंड डिप्रेस फील कर रहा हूँ, फिर बीच में मुझे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, मैं अच्छे कॉलेज से नहीं हूँ, मेंटल हेल्थ और ये वो। तो कुछ प्रैक्टिकल स्पेसिफिक आप टिप्स दे पाएँ कि वो कैसे इंटरनली खुद को रिचार्ज रखे। सर इसमें 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि एक तो अप्रोच ये होता है कि हम इस चीज़ को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर दें और हम ये बोलें कि ऐसा सब कुछ भी नहीं है, आपको पूरी तरह से इसमें लगना ही पड़ेगा। इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ यूपीएससी। अगर किसी को अगर अचीव करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें भूलनी पड़ेंगी, दर्द झेलना पड़ेगा। बट सर सेकंड अप्रोच ये है कि हमें सबसे पहले ये सब चीज़ें एक्नॉलेज करनी पड़ेंगी कि सोशल आइसोलेशन इज़ अ रियल थिंग, मेंटल स्ट्रेस, सब कुछ फटीग, ये सब रियलिटी है। आप एक बार जब उस प्रेशर में फील करेंगे, उस प्रोसेस में जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें फील होंगी। एक्चुअल में वो आइसोलेशन हिट करता है जब आपके पास कोई नहीं होता है शेयर करने के लिए चीज़ें, जब आप एक्चुअल में फ़ील करते हैं कि क्या पता मेरा कंपटीशन मुझसे बहुत आगे है, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है या फिर मेरे साथ कुछ शेयर करने वाला नहीं है, तो क्या मैं पीछे हो गया हूँ। तो ये सब अगेन क्वेश्चंस होते हैं, एंग्जाइटी होती है, बहुत दिमाग में अनसर्टेनिटी रहती है कि क्या मैं एक्चुअल में इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहली बात आपने उस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि इट्स फाइन कि हाँ ये सब चीज़ें तकलीफ़ें हैं मेरी लाइफ में, बट अब उस चीज़ को एड्रेस करना भी ज़रूरी है कि ये नहीं कि आपने एंग्जाइटी आपको हुई तो आपने गिव इन कर दिया उसमें। अब आप उस चीज़ को एड्रेस कैसे करेंगे, आप यू नीड टू अंडरस्टैंड योर वीकनेसेस एंड योर स्ट्रेंथ्स। आपको समझ में आना चाहिए कि हर किसी का अप्रोच एक डिफरेंट अप्रोच होता है। कुछ लोग एक ऐसे लिख रहे हैं, कुछ ने शायद 25 ऐसे 30 ऐसे प्रैक्टिस कर रखे हैं, बट दैट डज़ नॉट गारंटी कि उनके नंबर्स उनसे ज़्यादा आएंगे। कुछ ने शायद एक भी ऐसे ना लिखा हो और उनका कुछ बेंट ऑफ माइंड इस तरह का है कि वो ऐसे बहुत अच्छे लिख सकते हैं। तो कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छे ऐसे बिना लिखे भी, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी होती लेकिन बहुत अच्छा लिख कर आते हैं। इट्स जस्ट अबाउट द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव इन योरसेल्फ एंड योर एबिलिटीज़, और आप कितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और कितना ज़्यादा आप अपने ऊपर वर्क करने के लिए रेडी हैं, वो चीज़ें मैटर करती हैं। अगेन जहाँ तक की बात मोटिवेशन वगैरह की आती है, तो मैं कई बार बोल भी चुका हूँ कि मोटिवेशन इज़ समथिंग दैट इज़ इनएविटेबली गोइंग टू डिप। आपको यहाँ पर फोकस डिसिप्लिन पे ज़रूर करना पड़ेगा, डेली वो आवर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि आप मेंस को इतनी आसानी से सॉल्व नहीं मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई आपने मेंस इज़ ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, और अगर आपने आंसर नहीं लिखे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं टाइम अपने आप मैनेज कर लूँ, 3 घंटे में मेरे पेज पर सॉल्व हो जाएँ या क्वेश्चन सारे टाइमली सॉल्व हो जाएँ। तो इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो वहाँ पर आपको वो डेफिनेटली वो काम करना पड़ेगा, वो आवर्स देने पड़ेंगे। तो डिसिप्लिन हैज़ टू बी देयर, बट अगेन इट विल हैव टू बी डेफिनेटली बर्नआउट मोमेंट आएंगे, आपको क्वेश्चनिंग वाले मोमेंट आएंगे, तो उसमें जस्ट टेक बैक सीट, आप थोड़ा सा अपने कंटेम्पलेट करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, कुछ ऐसे लोगों से बात करिए, कुछ वॉच समथिंग गुड, मतलब जो भी चीज़ आपको रिजुविनेट करे, रिचार्ज करे, उस चीज़ पर। अगर कुछ लोगों को लगता है कि मैं घूम कर आऊँ, कुछ एक दिन पूरा कम्प्लीटली रेस्ट ले लूँ, आज मुझसे बिल्कुल पढ़ाई, मैं सिंपली ये अप्रोच फॉलो करता था सर कि अगर मुझे सुबह लग रहा है कि मेरा आज दिन अच्छा नहीं जा रहा है या फिर मुझे मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है, तो मैं फिर पूरा दिन कम्प्लीटली छोड़ देता था। फिर मैं फोकस नहीं करता था कि मुझे आज पूरा दिन पढ़ना है, एक फोमो फील हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर मैं उस पूरे दिन को फोकस करता था कि मैं एटलीस्ट इस दिन को, बचे हुए दिन को अपने रिचार्ज करने में पूरा यूटिलाइज़ करूँ। जो भी चीज़ मेरा मन कर रहा है, मेरा मूवी देखने का मन कर रहा है, भले ही मेन से
1 महीना पहले मेरा मूवी देखने का मन कर रहा है, 20 दिन पहले भी देखने का मन कर रहा है, तो फिर मैं उसको टाइम देता था, क्योंकि मुझे ये पता रहता था कि अगर आज रात को मैं रिचार्ज होके सोया तो अगले दिन मैं फुल पोटेंशियल से अपना फुल यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें अपनी अपनी यूनिक स्ट्रेटजीज़ हैं। तो हर चीज़ अपना ये बर्नआउट मूवमेंट को कैसे टैकल करना है, हमेशा अपने आप कंटेम्परेट इस चीज़ पे करते रहेंगे तो फिगर आउट हो जाए। सर मुझे लगता है कि पेरेंट्स का, परवरिश का, ये सब भी चीज़ें बहुत जैसे सर कैमरा पे दिखते हैं, कैमरा बंद है तब भी वो इतने ही सिंसियर और शार्प हैं। मैं तो सर प्रशंसा ही करना चाहूँगा अंत में। मित्रों, रैंक 1 आता है तो अनेक जगह से लोग इनवाइट करते हैं, प्रलोभन देते हैं, आप आइए हम आपका सत्कार करें, ये वो। लेकिन हमेशा सर ना बोल के बहुत ही खुद को लिमिटेड रखा है। सोशल मीडिया पर भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्रेजेंस है, जैसा कि रैंक 1 को होना चाहिए। उसकी एक गरिमा, एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए, वो आपने किया है। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत हमारा आदर है। और ये तो केवल शुरुआत है, जब ट्रेनिंग और उसके बाद आपकी पोस्टिंग आएगी, और ऐसा व्यक्ति जो ना बोलने की आदत रखता है, दूसरों से खुद को, सोचिए वो कितना अच्छा काम करेगा देश के लिए। तो यूपीएससी को भी बधाइयाँ कि ऐसे सही व्यक्ति का चुनाव किया है। मतलब आपका थोड़ा पीछे भी रैंक आता तो आईएएस मिल ही जाता, पर रैंक 1 है जो सबको दिखता है, तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो इंस्पायर करे, जैसे कैप्टन अमेरिका या आयरन मैन या कोई इंस्पायर करता है। सो आई एम सो हैप्पी। और ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी जो नॉर्मलाइजेशन किया और मेडिकल साइंस को इस बार रैंक 1 दिलवाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं यूपीएससी को। और सर आपकी तो मेहनत है, आपके पेरेंट्स को भी हम नमन करते हैं, क्योंकि इनकी परवरिश है, ये मैं देख सकता हूँ, जो मतलब किताबों से व्यक्ति को पढ़ाया जा सकता है, जो अंदर खून में है, कैरेक्टर में, वो दिख रहा है। सो आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल कि आपने समय निकाल के सभी मुद्दों पर हमसे चर्चा की। तो मित्रों, आप सब भी इस प्रकार से तैयारी करें, हीन भावना से बचें, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी रखें, सफलता अवश्य मिलेगी। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।